अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। अगवा और कत्ल जैसे संगीन और घिनौने जुराइम के इर्तिकाब के लिए एक ख़ास किस्म की ज़हानत और फ़हम फ़रासत की ज़रूरत होती है। ये सिर्फ जुराइम पेशा लोगों बल्कि उनके उस्तादों में पाई जाती है। जुर्म तो हर कोई कर सकता है, किसी को कत्ल करना भी कोई मुश्किल काम नहीं। असल उस्तादी ये होती है कि आप पकड़े न जाएं, कोई सुराग न छोड़ें, मगर ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता। ये वारदात जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, अनाड़ियों ने जज्बात और इश्ताल के ज़ेर असर की थी। फिर इसमें इंतकामी तौर पर भी एक वारदात शामिल हो गई और ये एक नाकाबिले फरामोश कहानी बन गई। वो एक बड़ा कस्बा था। मैं इसके थाने का इंचार्ज था। एक शादीशुदा जवान आदमी लापता हो गया। वो अपने माँ बाप से अलग अपनी बीवी के साथ रहता था। उनका एक दूध पीता बच्चा था। थाने में लापता आदमी का बाप और महल्ले के 2 आदमी रिपोर्ट देने आए थे। लापता आदमी का नाम नसीर था। उसने अपनी बीवी से कहा था कि वो एक गांव जाएगा और दोपहर तक वापस आकर दुकान खोलेगा। उसका कारोबार लकड़ी के फर्नीचर का था। वो फर्नीचर 2 कारीगरों से बनवाकर दुकान में रखा करता था। उसने अपनी बीवी को उस गांव का नाम नहीं बताया था जहां उसे जाना था। वो वापस ना आया, रात को भी ना आया। अगला दिन भी गुजर गया, फिर रात भी गुजर गई। 2 दिन और गुजर गए तो ये लोग थाने में आ गए। मैंने इनसे पूछा कि वो पहले भी कभी इस तरह गया है कि जल्द ही आने का कह गया हो और ज़्यादा दिनों बाद आया हो। नसीर के बाप ने बताया कि कभी कभी वो देहाती इलाके में शीशम के दरख्त खरीदने के लिए जाया करता है। इस काम में उसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगा करते थे। दरख्त खरीदने का सिलसिला यूँ था कि लकड़ी का फर्नीचर, चारपाइयों और पलंगों के पाए बनाने वाले लोग देहात में जाकर खड़े दरख्त खरीदा करते थे। ये दरख्त देहातियों की ज़ाती मिल्कियत होते थे। जिस खेत में दरख्त हो वो खेत वाले का होता था। एक आदमी एक वक्त में 2 या 3 दरख्त खरीदा करता था। देहात में दरख्त काटने वाले आदमी मिल जाते थे। इनके तने और टहन मौजू टुकड़ों में काट कर बैलगाड़ियों पर लाद देते थे। मैं नसीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कुछ हैरान हुआ, जिसकी एक वजह यह थी कि लापता हो जाने वाले फर्द को लोग पहले खुद तलाश करते हैं और कई दिन ज़ाया करके पुलिस को रिपोर्ट देते हैं। दूसरी वजह यह थी कि अगर नसीर देहात में दरख्त खरीदने के लिए अक्सर जाता रहता था और 2-3 दिन में वापस नहीं आता था तो उन्होंने अब क्यों फ़र्ज़ कर लिया है कि वो लापता है। मैंने उनसे इस ज़मीन में बात की तो उन्होंने ज़्यादा इंतज़ार न करने की ये वजह बताई कि नसीर बीवी से कह गया था कि गांव जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगा और बाकी दिन दुकान में बैठूँगा। उन्होंने ये वजह भी बताई कि 6-7 माह पहले एक आदमी लापता हो गया था। घर वाले अपने तौर पर उसे ढूंढते रहे थे और उन्होंने 15 दिनों बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस वक्त तक गुमशुदा आदमी की लाश की सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। ये तफ्तीश भी मैंने ही की थी और मैंने ही कहा था कि अगर इस आदमी की गुमशुदगी की रिपोर्ट जल्दी मिल जाती तो शायद मैं उसे कत्ल होने से पहले ही ढूंढ निकालता। मैं उनके जवाब से मुतमईन ना हुआ। उनके साथ बहुत बातें हुई। मुझे शक होने लगा कि ये कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं जिसमें नसीर घिर गया है। ये इन लोगों की हिमाकत थी कि मुझसे कुछ छुपा रहे थे। मैंने तंग आकर इन्हें कहा कि तुम लोग डॉक्टर या थानेदार से कुछ छुपाओगे तो अपना नुकसान करोगे और जब तक अपने तमाम शकूक मेरे आगे नहीं रखोगे मैं कुछ नहीं समझ सकूंगा और मैं इस बिना पर रिपोर्ट रजिस्टर नहीं करूंगा कि नसीर कारोबार के सिलसिले में गया है, जवान आदमी है, वापस आ जाएगा। दोनों आदमियों ने नसीर के बाप की तरफ देखा। बाप ने सर झुका लिया। दोनों आदमियों ने उसे कहा कि अपना शक बता दो। बाप अनपढ़ आदमी था। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने उसके चेहरे से अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी बहू या बेटी का भी कुछ ताल्लुक है जिसे बयान करने से ये झिझक रहा है। मेरे बेटे नसीर की उम्र का एक आदमी है, मुझे उस पर शक है। बाप ने रुक रुक कर कहा, उसने मेरे बेटे को गायब कर दिया है। मैंने उसे कहा कि पूरी बात सुनाओ और खुलकर सुनाओ। वो आदमी कौन है और उसने नसीर को क्यों गायब किया है, सारी बात बताओ। बात ये सामने आई कि राजपूत ख़ानदान का एक जवान आदमी जिसका नाम नादिर अली था, नसीर की बीवी का मुंह बोला भाई बना हुआ था। नसीर की बीवी भी उसे अपना भाई कहा करती थी। नादिर अली नसीर की मौजूदगी में भी उनके घर बैठा रहता था और नसीर की गैर हाजिरी में भी वहाँ जाता था। वो एक दूसरे को बहन भाई कहते थे, लेकिन लोगों के मुंह पर कौन हाथ रख सकता है। लोग खुसर पुसर करते थे कि इनके ताल्लुकात बहन भाइयों वाले नहीं हैं। यहाँ मैं आपको एक ख़ास बताना ज़रूरी समझता हूँ कि उस वक्त जब हमारा माशरा मगरबी तहजीब और फैशन से पाक था,
मुंह बोले बहन भाई का रिवाज आम था। बास जवान लड़के और लड़कियां जिनका आपस में खून का कोई रिश्ता नहीं होता था, एक दूसरे को बहन भाई कहकर सगे बहन भाइयों जैसा अंदाज इख्तियार कर लेते थे और साबित कर देते थे कि उनकी नीयत और मोहब्बत बहन भाई वाली है। अब तो मुंह बोले बहन भाई का तस्वुर खत्म ही हो चुका है। नई तहजीब हमें इस अखलाकी पस्ती तक ले आई है कि बाज़ मगरिब ज़दा अमीरजादे अपनी बहनों का तारुफ अपने दोस्तों से कराते हैं और बहनों का तबादला कर लिया करते हैं। नसीर की बीवी और नादिर अली भी मुंह बोले बहन भाई थे, लेकिन इन लोगों को उन पर शक था। मैंने नसीर के बाप पर और उसके साथ के दोनों आदमियों पर बहुत जिरा की। मैं ये मालूम करना चाहता था कि इन्हें सिर्फ शक है या इनके पास कोई ठोस सबूत है। मैं इनकी बातों से ये समझा कि उनके पास कोई सबूत नहीं। उन्हें कुछ और लोगों ने भी मशवरा दिया था कि इंसान का कुछ भरोसा नहीं, पुलिस को इतला दे दो। मैंने जब नादिर अली के मुतालिक पूछा तो मुझे भी शक होने लगा। उन्होंने बताया कि नादिर अली अमीर जमींदार का बेटा है, उसके बाप की बहुत सारी ज़मीन है और नादिर अली अपनी बहनों का अकेला भाई है और उसका बाप मर चुका है। खुदसर और दिलेर है, उसकी शादी हुई थी, बीवी सिर्फ 1 साल बाद मर गई। उसे हमारे 2 साल गुजर गए हैं, मगर नादिर अली ने दूसरी शादी नहीं की। उसने माँ बहनों से कह दिया है कि वो दूसरी शादी नहीं करेगा। 2 साल गुजर गए थे जब उसकी बीवी जिंदा थी। उस वक्त भी उसने नसीर की बीवी को बहन बना रखा था। बीवी के मरने के बाद नसीर के घर ज़्यादा जाने लगा। दोनों ईदों पर वो सबके सामने नसीर की बीवी के लिए कपड़ों का जोड़ा ले जाया करता था। नसीर ने उसके बाप के कहने के मुताबिक नादिर अली को अपने घर आने जाने पर कभी एतराज़ नहीं किया था, बल्कि उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। ऐसी और भी कई तफसीलात मालूम करके मुझे भी शक होने लगा कि नादिर अली बहन भाई के रिश्ते को पर्दे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। मुझे नादिर अली और नसीर की बीवी के दरमियान कोई मुश्तरक चीज़ नज़र नहीं आई थी। नादिर अली राजपूत था, अमीरजादा था, औलाद प्यार से बिगड़ा हुआ। नसीर की बीवी गरीब माँ बाप की बेटी थी। नसीर के घर वो खुशहाल थी, लेकिन ये दरमियाने दर्जे का घराना था। नसीर ने अपने आप को मुग़ल कहना शुरू कर दिया था। वो ज़माना ज़ात पात का सख्त पाबंद था। मजदूर क्लास की लड़की के साथ ऊंची ज़ात के अमीरजादे के ताल्लुकात नाजायज़ हो सकते थे और होते भी थे। बहन भाई वाला प्यार नहीं हो सकता था। नसीर का बाप और उसके साथ आए हुए आदमियों ने इस शक का इजहार भी किया कि नसीर जब दरख्तों की खरीदारी के लिए जाया करता है तो उसके पास खासी रकम होती है। हो सकता है किसी ने रकम के लालच में उसे कत्ल कर दिया हो, लेकिन वो ज़्यादातर शक नादिर अली पर कर रहे थे। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि नसीर जिस रोज़ घर से गया उस रोज़ नादिर अली भी कहीं चला गया था? मैंने पूछा। हम ये तो नहीं बता सकते कि वो उस रोज़ शहर से बाहर चला गया था, इन तीनों में से एक ने कहा। वो परसों गायब हुआ है। हुआ यूँ कि हमने 2 मोअज़्ज़िज़ आदमी साथ लिए और नादिर अली के घर गए। उसे बताया कि नसीर घर से गायब है। उसने हमें तसल्ली दी कि वो बच्चा तो नहीं आ जाएगा। उसका अंदाज बता रहा था कि वो हमारी बात तवज्जो से सुन नहीं रहा था, टाल मटोल कर रहा था। आखिर एक मोअज़्ज़िज़ बुजुर्ग ने उसे कहा कि देखो बेटा, ये बात ठीक नहीं। तुम्हारा बाप बड़ा शरीफ और इज़्ज़तदार आदमी था। हमें दरपर्दा बता दो, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। वो हैरान सा होकर हम सबको देखने लगा। बुजुर्ग ने और साफ अल्फाज में कहा कि तुमने नसीर की बीवी की खातिर नसीर को गायब कर दिया है। अपनी ज़ात की इज्जत रखो। वो गुस्से में आ गया, कहने लगा कि तुम लोग मुझ पर उस औरत के मुतालिक शक कर रहे हो जो मेरी बहन है। तुम ये कह रहे हो कि मैं उस औरत के साथ शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसके खामिद को गायब कर दिया है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा कि हम यही कह रहे हैं। हम जानते हैं कि तुम बहुत अमीर कबीर हो, मगर हम तुम्हारी बिरादरी के बुजुर्ग हैं। हम अपनी बिरादरी और अपनी ज़ात को रुसवा नहीं होने देंगे। राजपूत बिरादरी के सब लोग तुम्हें शक की नज़रों से देखते हैं। अगर नहीं मानोगे तो ये लोग पुलिस में तुम्हारा नाम मुश्तबों में लिखवा देंगे। नादिर अली उठ खड़ा हुआ और बोला कि मुझे मालूम है कि नसीर कौन कौन से गांव जाया करता है। मैं उसके पीछे जा रहा हूँ और उसे वापस लेके आऊँगा। ये कहकर वो घर से निकल गया। ये परसों की बात है, अभी तक वापस नहीं आया। ये तीनों आदमी ज़हीन मालूम नहीं होते थे। इन पर थाने का डर भी सवार था और जवान आदमी का लापता हो जाना भी उनके लिए बहुत बड़ा हादसा था। मेरी ज़रूरत ये थी कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात और छोटी से छोटी तफसील फराहम करते, मगर वो तो जैसे कोशिश में थे कि हम जो कुछ भी मुझसे छुपा सकते हैं छुपा लें। मेरे फ़राइज़ ऐसे थे कि मैं उन्हें टाल नहीं सकता था। हालांकि टालने और जान छुड़ाने का जवाब मौजूद था।
उन्होंने जब नादिर अली की बात सुनाई और बताया कि वो कहीं चला गया है, तो मैंने जहन में ये शक नोट कर लिया था कि ये शख्स इस वारदात में मुलविस है। इसे उम्मीद होगी कि नसीर को गायब करने का शक इस पर नहीं किया जाएगा, मगर इसकी बिरादरी के बुजुर्गों ने इसी को जा पकड़ा और ये भी कहा कि इसका नाम मुश्तबों में लिखवा दिया जाएगा। नादिर अली आदि मुजरिम तो था नहीं कि वो जुर्म के बाद की भी सोच सकता। उसने जब देखा कि सबसे पहले शक उसी पर किया गया है, तो वो ये कहकर भाग निकला कि वो नसीर को लेकर वापस आएगा। इसका मतलब यही हो सकता था कि उसने जवानी की उम्र में दूसरी शादी नहीं की थी। वो नसीर की बीवी के साथ शादी करना चाहता था। उसने नसीर को रास्ते से हटाने के लिए उसे गायब कर दिया होगा। यह भी मुमकिन था कि नसीर की बीवी भी उसके जुर्म में शरीक हो। अगर नादिर अली बाकायदा प्लान के तहत भागा था, तो नसीर की बीवी को भी नादिर अली के पीछे घर से गायब होना और इससे जा मिलना था। ये मेरी कयास आराइयाँ थीं। अगर इन दोनों ने यही स्कीम बनाई थी, तो ये इनकी बहुत बड़ी हिमाकत थी। इन्हें गिरफ्तार होना और सज़ा पाना था। ये मेरा मुशाहिदा और तजुर्बा है कि जिनसियत ऐसा जज्बा है जो इंसान को पागल कर देता है। इंसान हैवान बन जाता है और अक्ल से महरूम हो जाता है। मुझे शक होने लगा कि यही हाल नसीर की बीवी और नादिर अली का हुआ है। वो इंसानी अकल की सतह से बहुत नीचे उतर आए हैं। उनकी शादी नसीर की मौजूदगी में नहीं हो सकती थी और उसकी गैर हाजिरी में भी उनकी शादी होना मुमकिन नहीं थी, क्योंकि दोनों की ज़ातों में बहुत बड़ा फ़र्क था। मैं अच्छी तरह जानता था कि इस कस्बे में राजपूत बिरादरी अपने कवायद व ज़वाबित की सख्ती से पाबंदी कराती थी। यही वजह थी कि जो ही बिरादरी को पता चला कि नादिर अली पर शक किया जा रहा है, तो दो बुजुर्ग फौरन उसके हाथ जा धमके और उसे कहा कि वह नसीर के मुतालिक साफ बता दे, वरना पुलिस को बता दिया जाएगा। मेरे लिए ये कोई अजीब नहीं था कि इन दोनों ने भागने की स्कीम बनाई होगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि जज्बात में आकर लोग जो जुर्म करते हैं, वो बड़ी ही दिलचस्प कहानियाँ बन जाती हैं। मैंने केस रजिस्टर कर लिया, कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और नसीर के बाप से पूछा कि नसीर अक्सर कहाँ दरख्त खरीदने जाया करता था। उसने 3 गांव के नाम बताए। ये बहुत दूर नहीं थे, मेरे ही थाने के गांव थे। कोई 3 मील दूर था, कोई 4 मील दूर। वहाँ दरख्तों की बहुतायत थी जो लोगों की ज़ाती मिल्कियत थे। मैंने नसीर के बाप और उसके साथियों को चंद एक ज़रूरी हिदायत देकर फारिग कर दिया और पहली कार्रवाई ये की कि अपने ASI और एक हेड कांस्टेबल को ये काम सौंपा कि वो अलग अलग इन गांव में जाएं और मालूम करें कि नसीर दरख्त लेने आया था या नहीं। मैंने इन्हें ये शक बताया कि नसीर के पास रकम होगी जिसके लालच में उसे शायद कत्ल कर दिया गया हो। बहरहाल ASI और हेड कांस्टेबल को मालूम था कि इन्हें नसीर का सुराग किस तरह लगाना है। वहाँ इनकी मदद के लिए नंबरदार और चौकीदार वगैरह मौजूद थे। इन्हें रवाना करके मैंने मुतालिका अफराद के मुतालिक मालूमात बहम करने वाली मशीनरी चला दी। मैं आपको अपनी कहानियों में बता चुका हूँ कि ये इंसानी मशीनरी होती है जिसे आप पुलिस की आंखें और कान कह सकते हैं। आपके महल्ले में 1-2 आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें आप हर दिल अजीज, मिलनसार और हर किसी के काम आने वाला समझते हैं। वो पुलिस के मुखबिर होते हैं। आपके घर की हर बात से वो वाकिफ़ होते हैं। इनके अलावा सरकारी मुखबिर भी होते हैं। मैंने इस मशीनरी को मुतहर्रिक कर दिया और इसके साथ ही एक इंतज़ाम ये किया कि नसीर के घर पर नज़र रखने के लिए आदमी मुकर्रर कर दिए। मैं नसीर की बीवी की नकलो हरकत देखना चाहता था। मुझे तवक्को थी कि रात को नादिर अली इसके यहाँ आएगा या ये औरत कहीं चली जाएगी। दूसरे दिन तक मुझे खासी रिपोर्टें मिल चुकी थीं। नसीर की बीवी और नादिर अली के मुतालिक इन्हीं बातों की तस्दीक हुई कि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो मुँह बोले बहन भाई हैं, लेकिन इनके ताल्लुकात मशकूक हैं और बाज़ औरतें कहती हैं कि इस जवान लड़की ने 2 खाविंद रखे हुए हैं। नादिर अली के मुतालिक नई बात ये मालूम हुई कि नसीर की बीवी के साथ बदनाम होने की वजह से बिरादरी में से कोई घराना अपनी लड़की देने को तैयार नहीं। इसकी पहली बीवी जब जिंदा थी तो वो भी नसीर के घर इसी तरह घुसा रहता था। नादिर अली की बीवी के माँ बाप से पता चला कि इन्हें नादिर अली से कोई शिकायत नहीं थी। ना ही इनकी बेटी ने कभी शिकायत की थी कि नादिर अली इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता। वो कहा करती थी कि लोगों ने नादिर अली को बदनाम कर रखा है। इसके और नसीर की बीवी के ताल्लुकात बहन भाइयों वाले थे। ये रिपोर्ट मेरे लिए अजीब थी। बीवी ऐसी चीज़ है कि और कोई शक करे या ना करे, बीवी सबसे पहले अपने खाविंद पर शक किया करती है। अगर नादिर अली की बीवी ने उस पर शक नहीं किया था तो इसका मतलब यही हो सकता था कि नादिर अली और नसीर की बीवी का ताल्लुक बहन भाई वाला है।
ये भी हो सकता था कि नादिर अली की बीवी बहुत सादा तबीयत की हो और नादिर अली और नसीर की बीवी बहुत चालाक हों। मुझे बहरहाल किसी भी इतला को महज सुनकर सच नहीं मानना था। मैंने अपने मुखबिरों से कहा कि मुझे ये मालूम कर दें कि नादिर अली की बीवी किस बीमारी से मरी थी और उसका इलाज किसने किया था। मैं देखना चाहता था कि उसकी मौत में नादिर अली का ही हाथ ना हो। एएसआई और हेड कांस्टेबल देहात से वापस आ गए और ये मायूस कुन खबर लाए कि नसीर किसी भी गांव में नहीं गया। मैंने नादिर अली के घर पर भी नज़र रखने का इंतज़ाम कर रखा था। वहाँ से इतला मिली कि नादिर अली घर नहीं आया। ये उसकी गैर हाजिरी का तीसरा दिन था। मैंने सोचा कि नसीर की बीवी के पाँव उखाड़े जाएं ताकि वो अपने बचाव या फरार के लिए कोई हरकत करने पर मजबूर हो जाए। मैं शाम के बाद उसके घर गया। मैं वर्दी में नहीं था। उसके घर पर चंद एक औरतें बैठी हुई थीं। मैंने नसीर की बीवी से कहा कि वो औरतों से कहे कि उसके खामिद के मुतालिक थानेदार कुछ पूछने आया है, सब चली जाएं। वो चली गईं तो मैंने अंदर से चटखनी चढ़ाकर इस जवांसाल औरत को बिठा लिया। वो कोई ऐसी खूबसूरत नहीं थी कि मैं इसे देखकर चौंक पड़ता। उसका रंग सफ़ेदी माइल गंदमी था। नकूश अच्छे थे, अलबत्ता उसके जिस्म की साख में कशिश थी। कद बहुत अच्छा था। मैंने उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं सिर्फ देखने से कोई राय कायम न कर सका। तुम्हें भी शक है कि तुम्हारे खामिद को कत्ल कर दिया गया है? मैंने किसी तमीज़ के बगैर पूछा। कत्ल? उसके मुंह से जैसे सिसकी निकली हो। हकलाई हुई आवाज़ में बोली, अल्लाह न करे। आपने ये क्यों पूछा है? आपको कुछ पता चला है? उसकी घबराहट बनावटी मालूम नहीं होती थी। मैं उसे जवाब देने की बजाय सोच में पड़ गया था। उसने मेरे घुटनों पर हाथ रखकर झंझोड़ा। आप चुप क्यों हो गए हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो कुछ और कहने लगी थी कि उसने हिचकी ली और उसके आंसू बहने लगे। मैंने देखा कि वो कत्ल पर तड़प उठी है और उसकी हालत गैर हो गई है, तो मैंने उसे कत्ल पर ही पिन डाउन किए रखा। मैं उसे ये तासुर देता रहा कि हो सकता है उसका खामिद कत्ल हो गया हो। उसके साथ ही मैं उसका रद्द अमल देखता रहा। रद्द अमल तो उसका साफ नज़र आ रहा था। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि इस रद्द अमल में बनावट कितनी है। मुझे बनावट नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें किसने कत्ल किया होगा? उसने तड़पते हुए पूछा। नादिर अली ने। अब उसका रद्द अमल देखने वाला था। उसका रंग लाश की तरह हो गया, मुंह खुल गया और आंखें ठहर गईं। यह हैरत का और शदीद सदमे का तासुर था। उस पर जैसे गशी तारी होने लगी। उसने आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं सर हिलाया और उसके होंठों से सरगोशी निकली। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने पूछा। क्या नादिर अली इतना दिलेर नहीं? वो बहुत दिलेर है, उसने कहा, लेकिन भाई अपनी बहन को अपने हाथों बेवा नहीं कर सकता। वो मेरा भाई है। वो है कहाँ? मैंने पूछा। नादिर अली कहाँ है? 3 रोज़ से मेरे पास नहीं आया, उसने जवाब दिया। मैं कल उसके घर गई थी। वो घर किसी को बताए बगैर कहीं चला गया है। उसने मेरे घुटनों पर दोनों हाथ रखकर मुझे जोर से झंझोड़ा और बोली, आपको अपने अल्लाह का वास्ता है, मुझे बता दें कि मेरा खामिद कत्ल हो गया है। और आपने ये क्यों कहा है कि उसे नादिर अली ने कत्ल कर दिया है? और मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ कि मुझे सच्ची बात बता दो। मैंने कहा, मैं बेशक थानेदार हूँ, लेकिन मेरा काम सिर्फ ये नहीं कि मुझे जिस पर शक होता है उसे पकड़कर ले जाऊँ। मैं उसके उलट भी काम कर सकता हूँ। तुम्हारे दिल में जो कुछ है मुझे बता दो, फिर देखना मैं किस तरह तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरे दिल में कुछ भी नहीं, उसने झुंझुलाकर कहा। मैं जो भी पूछती हूँ आप वो बताएं। इसके मुतालिक यकीन नहीं कि नसीर कत्ल हो गया है, मैंने कहा। उसके बाप ने शक का इजहार किया है। किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गया है। तुमने इन्हें क्या बताया था? वो मुझे यही कहकर निकल गए थे कि गांव जा रहा हूँ, दोपहर तक आ जाऊँगा, उसने कहा। मुझे उन्होंने ये नहीं बताया था कि वो कौन से गांव जा रहे हैं। तुम्हें नादिर अली कब मिला था? जिस दिन वो गए, इससे अगले रोज़ आया था, उसने जवाब दिया और मुझसे पूछा, ये किसने कहा है कि नादिर अली ने उन्हें कत्ल किया है? मैंने वाज़ेह कर देना बेहतर समझा। मैंने कहा, तुमने नादिर अली को मुंह बोला भाई बना रखा है, लेकिन तुम दोनों एक माँ के पेट से पैदा नहीं हुए और तुम्हारा बाप एक नहीं। शक करने वाले इसी वजह से शक करते हैं। आप मुझे कोई नई बात नहीं बता रहे, उसने कहा। बातें बनाने वाली औरतों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। मुझ पर तो वो शक करती ही हैं। उनकी सच्ची बातें उनके मुंह पर बता सकती हूँ। आप जो चाहें समझें। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं और नादिर बहन भाई हैं। उसके पास अपनी पाकबाजी का कोई सबूत नहीं था और मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं था कि वो पाकबाज नहीं है। और ये मेरा मसला नहीं था कि उसका चाल चलन अच्छा है या बुरा।
मैं कोई सुराग लेने आया था और मुझे ये देखना था कि नसीर को नादिर अली ने अगवा किया है। अगर उसी ने किया है तो नसीर की बीवी का भी इसमें हाथ है। मुझे मालूम था कि नसीर की बीवी अपनी ज़ुबान से इकबाल जुर्म नहीं करेगी। इस मकसद के लिए मुझे ऐसे हालात पैदा करने थे कि वो अपनी ज़बान से बोल उठे, या मुझे इतनी शहादत और सबूत इकट्ठा करना थे कि उसके इकबाल जुर्म की ज़रूरत ही ना रहे। मैं निहायत आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। मैंने देखा कि वो गमज़दा ज़रूर थी, लेकिन खौफज़दा नज़र नहीं आ रही थी। नादिर अली की बीवी को मरे 2 साल हो गए हैं। मैंने कहा, वो जवानी की उम्र में है, उसने दूसरी शादी क्यों नहीं की? शादी से इनकार क्यों कर दिया है? यह आपको किसने बताया कि वो शादी से इनकार कर रहा है? नसीर की बीवी ने कहा, उसकी माँ से पूछ लें, उसकी बहनों से पूछ लें, फिर उसने शादी क्यों नहीं की? उसे अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी। नसीर की बीवी ने जवाब दिया। बीवी 1 साल बाद मर गई। 1 साल तक तो बीवी दुल्हन ही होती है। यूँ लगता था जैसे नादिर भी मर गया हो। उसके गम को उसकी सगी बहनें जानती हैं, या उनसे ज़्यादा मैं जानती हूँ। वो मेरे पास आकर जिस तरह रोया करता था वो किसी ने नहीं देखा। मुझे वो सगी बहनों से ज़्यादा अजीज़ समझता है। अपना गम मुझे बताया करता है। मैं उसकी दूसरी शादी फ़ौरन कराना चाहती थी, लेकिन वो पहली बीवी को नहीं भूलता था। उसने 6-7 महीने दूसरी शादी से इनकार में गुजार दिए हैं। मैं और मेरा खामिंद उसे आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर ले आए कि वो शादी कर ले। उसकी बिरादरी में 2 लड़कियां थीं। आप शायद जानते होंगे कि ये ऊंची जात बिरादरी है। मैं नादिर के रिश्ते के लिए किसी से बात नहीं कर सकती थी। नादिर ने मुझे बताया कि उसे दोनों में से कौन सी लड़की पसंद है। मैंने नादिर की बहनों को बताया। उन्होंने और नादिर की माँ ने रिश्ते की बात चलाई। लड़की वालों ने भी हाँ ना कही और ना भी ना की। यही उम्मीद थी कि वो रिश्ता दे देंगे। मालूम नहीं वो क्यों वादे पर ही टाल रहे थे। हालांकि नादिर इतनी ज़्यादा जायदाद का मालिक है। 8-9 महीनों बाद लड़की वालों ने लड़की किसी और को दे दी। दूसरी लड़की भी खूबसूरत थी। नादिर ने कह दिया कि वो इसे कबूल कर लेगा। वहाँ उसकी माँ बहनों ने बात चलाई तो वहाँ भी वादे होने लगे। लड़की वाले खुद तो ऐसी बात नहीं कह सकते थे। उन्होंने दूसरों के कानों में ये बात डाली कि लड़का बहुत बदनाम है। उन लोगों ने ये बात नादिर की माँ बहनों तक पहुँचा दी। नादिर को मालूम हुआ तो वो आग बगोला हो गया। उसने मुझे और मेरे खामिन से कहा कि वो बाहर से राजपूत बीवी लाएगा। नादिर मेरी वजह से बदनाम हुआ था। उसकी माँ और बहनों ने मुझ पर कभी शक नहीं किया था। वो यहाँ मौजूद हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अब 2 घरानों ने नादिर को रिश्ता देने से इनकार कर दिया, तो मैं जो नादिर की माँ के पास और उसकी बहनों के पास गई और उन्हें कहा कि मेरी वजह से नादिर बदनाम हो गया है। मैं उसे कहूँगी कि वो मेरे घर ना आया करे। आप भी उसे कहें कि मेरे साथ ताल्लुक़ तोड़ ले। उसी शाम नादिर यहाँ आया तो उसने गुस्से में मुझे बहुत कुछ कह डाला। उसने कहा कि तुम औरत हो और अपने आप को छोटी जात की भी समझती हो, इसलिए तुम डर गई हो। डर कर मुझ पर घर के दरवाजे बंद कर दोगी तो लोग तुम्हें फिर भी बदनाम करेंगे। तुम्हारी नीयत पाक है, किसी से न डरो। मुझे अगर आशनाई करनी होती तो मेरे पास दौलत है। मैं बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियों के साथ दोस्ती कर सकता हूँ। मेरा खामिद घर पर ही था। नादिर ने उसके सामने सारी बातें की और उसने कहा कि वो शादी करके दिखाएगा। नादिर की बिरादरी के बुजुर्गों ने मेरे खामिद को डांट डपट की और कहा कि तुम अपनी बीवी को काबू में रखो। नादिर को पता चला तो उसने उन बुजुर्गों के साथ भी जा टक्कर ली। हम मियाँ बीवी बहुत परेशान हुए। हम छोटी जात के लोग राजपूतों से टक्कर नहीं ले सकते थे। नादिर हमारी हिफाजत करता रहा। मेरा खामिद देहात में दरख्त खरीदने जाया करता है। इस तरह उसके ताल्लुकात बाज़ अच्छे लोगों के साथ पैदा हो गए हैं। उसने एक गांव में एक राजपूत घराना देखा जिसकी एक ही बेटी थी। उसने उस लड़की को भी देखा। बहुत खूबसूरत कंवारी लड़की है। लड़की के बाप के साथ मेरे खामिद के ताल्लुकात पैदा हो गए। एक मुलाकात में मेरे खामिद ने लड़की के बाप से पूछा कि वो अपनी बेटी की शादी कहाँ कर रहा है। बाप ने बताया कि उसकी एक ही बेटी है, इसलिए वो इसे बड़े अच्छे घराने में देना चाहता है। मेरे खामिद ने उसे कहा कि शहर में एक राजपूत जवान है जिसकी बहुत सारी ज़मीन और जायदाद है। मेरे खामिद ने लड़की के बाप को नादिर के मुतालिक सब कुछ बता दिया। लड़की के बाप ने कहा कि वो नादिर के बाप को जानता था। उसने कहा कि वो नादिर को लड़की दे देगा। मेरे खामिद ने मेरे साथ बात की। हमने नादिर को बताया। नादिर ने मुझे कहा कि मैं उसी गांव जाकर लड़की को पहले देखूंगा।